तो हर बार मुसीबत में पड़े हुए लोगों को एक इंसान ही मसीहा बनकर आता है बचाने के लिए। जैसे रोज को बचाने के लिए जैक आया था, पठान को बचाने के लिए टाइगर आया था, वैसे ही मार्वल को लुटने से बचाने आया था केविन फेगी। माय किंग, यू ड्रॉप्ड दिस। जब से एमसीयू बना है तब से हम ये नाम सुनते आ रहे हैं और स्टैन ली, स्टीव डिट्को, केविन फेगी, इन सब के कंबाइन एफर्ट से ही तो आज एमसीयू यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन बाकी लोगों को तो उनके हिस्से के क्रेडिट्स मिल जाते हैं, पर जब बात आती है केविन फेगी की तो उन्हें शी-हल्क के फिनाले में एक पैरोडी बना दिया जाता है। और इतने साल एमसीयू को देने के बाद भी ऑडियंस ये नहीं जानती है कि आखिर ये बंदा एग्जैक्टली करता क्या है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, केविन फेगी की स्टोरी टोनी स्टार्क जैसी ही है, बस उनके पास कोई आर्मर सूट नहीं है और ना ही $1 बिलियन है। लेकिन केविन के पास टोनी स्टार्क जैसा एम्बिशन है और इनोवेशन करने की चाह है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे केविन फेगी एक इंटर्न से मार्वल के प्रेसिडेंट बन गए। और इस वीडियो के खत्म होते होते तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। तो शुरू किया जाए। तो ये बात है तब की जब सड़कों पर खुदाई होती थी, ना कि तो ये बात है तब की जब सिनेमैटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट एक सपने जैसा था। और ये सपना देखा था केविन फेगी ने जब वो स्टूडेंट थे यूएससी स्कूल के। अब इस स्कूल की खास बात ये है कि इस स्कूल का ओवरऑल खर्चा एक साल का होता है $87,000। इतने में तो मेरी डिग्री 74 लाख बार हो जाएगी। और इस स्कूल में आना इतना आसान नहीं था, उन्हें कई बार रिजेक्ट करा गया, लेकिन नीट एस्पायरेंट की तरह वो बार बार लगे रहे और फाइनली उन्हें यूएससी में एडमिशन मिल गया। एज अ स्टूडेंट उन्होंने बहुत पढ़ाई करी, कॉमिक्स की, टोटल नर्ड थे अपने टाइम के, एक भी लड़की भाव नहीं देती थी। लेकिन केविन को उस टाइम पर इन सबसे मतलब नहीं था। केविन बहुत टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उनके अंदर पैशन और पल्सर थी कुछ करने की। उन्होंने देखा कि जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो केविन ने ये अपना गोल बना लिया कि उन्हें कैसे भी करके एक इंटर्नशिप तो चाहिए ही चाहिए। और इंटर्नशिप मिलने के बाद केविन फेगी ने वही किया जो कि हर एक इंटर्न करता है, चाय पानी देना, डायरेक्टर के कुत्ते को टहलाना, फोन्स का जवाब देना, एकदम बेसिक से शुरू करा था केविन ने। और ये इंटर्नशिप वो कर रहे थे डॉनर शूलर प्रोडक्शंस के अंदर। ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने की मूवी बनाई थी सुपरमैन, जिसको रन करते हैं रिचर्ड डॉनर और उनकी वाइफ लॉरेन डॉनर। अब बहुत ही कम टाइम में केविन लॉरेन के बहुत पास आ गए थे उनके पीए बनकर, और तब उन्हें पता चला कि मूवी बनाने में क्या क्या कैसे कैसे चीजों का सामना करना पड़ता है, जो भी पॉलिटिक्स होती है बिहाइंड द सीन्स। खैर अब तो एक्टर्स खुद ही आके बता देते हैं क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। अब केविन फेगी का जादू चमकने लगा था, उन्हें लोग पहचानने लगे थे, उनका जो विजन था वो कुछ कुछ लोगों को समझ में आने लगा था, और इसीलिए उन्हें मौका मिलता है एक्स-मैन के सेट पर काम करने को। और ह्यू जैकमैन को कॉमिक्स के वोल्वरीन से इंस्पायर होने में केविन ने ही मदद करी थी। ह्यू जैकमैन ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि बगैर इसके कि ब्रायन सिंगर को सेट्स पर कॉमिक्स नहीं पसंद थे, मगर फिर भी केविन फेगी चोरी चोरी चुपके चुपके कॉमिक्स सेट पर ले ही आते थे और वो ह्यू को दे दिया करते थे ताकि वो कॉमिक्स से इंस्पिरेशन ले सके। इसीलिए तुम अगर देखो तो स्टार्टिंग की जो एक्स-मैन मूवीज हैं उनमें कहीं भी तुम्हें कॉमिक्स से ज्यादा सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी भी कॉमिक्स को कंसिडर ही नहीं करा गया था। और ब्रायन को भी कॉमिक्स सेट पर पसंद नहीं थी, मगर केविन जानते थे कि इन कॉमिक्स में क्या सोना छुपा हुआ है, क्या स्टोरीज, क्या मटेरियल है। और ये उनके अंदर का फैन बॉय नहीं बोल रहा था, बल्कि आगे पैदा होने वाला प्रोड्यूसर बोल रहा था। केविन की जिंदगी का एक के मकसद था, एक ऐसा यूनिवर्स बनाना जहां सारे सुपर हीरो एक साथ रहते हों कॉमिक्स की तरह। पर ये इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स उस टाइम पर कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। पहले तो मार्वल फाइनेंशियली सफर कर रहा था, जिसके चलते मार्वल को अपने ही कैरेक्टर्स को दूसरे स्टूडियोज को बेचना पड़ गया, और जो बाकी के स्टूडियोज थे वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, मूवीज बना रहे थे, पर आइसोलेशन में, कोई क्रॉसओवर करने को तैयार नहीं था। अर्ली 2000s में भी जो मूवीज आई हैं वो इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइजी थी, कोई क्रॉसओवर नहीं दिखेगा तुम्हें। लेकिन केविन फेगी चाहते थे एक ही स्क्रीन में फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, स्पाइडरमैन को देखना, और जितने भी लोग आ सके, और ये मुमकिन हो सके इसकी कोशिश केविन बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। स्पाइडरमैन में उन्होंने वोल्वरीन के कैमियो के लिए बहुत मेहनत करी थी, और ऐसा नहीं था कि वो स्टोरी की कोई रिक्वायरमेंट थी, नहीं, वो बस चाहते थे कि किसी तरह से ये दोनों एक फ्रेम में दिख जाएं। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वक्त पर वोल्वरीन का सूट ही नहीं मिला, बिना सूट के दिखा देते। तो एक ऐसा टाइम आया जब मार्वल को अपने कैरेक्टर्स के लाइसेंस बेचने पड़े ताकि वो सरवाइव कर सके। लेकिन केविन फेगी के पास एक आइडिया था, एक आइडिया जो बदल देगा मार्वल की दुनिया। तो केविन फेगी ने ये कहा कि इंस्टेड मार्वल अपने कैरेक्टर्स के लाइसेंस जो बेच रहा है ताकि कोई और स्टूडियो उन पे मूवीज बनाए, इससे बेहतर है कि मार्वल खुद इन कैरेक्टर्स पे मूवी बनाए। अब बात में सेंस तो था, मगर उस टाइम पर हॉलीवुड में कोई सुपर हीरो मूवीज को सीरियसली लेता ही नहीं था अगर वो बैटमैन या सुपरमैन के ऊपर नहीं बनी थी। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब मार्वल ने खुद ही अपने कैरेक्टर
कैरेक्टर्स को A, B और C लिस्ट कर दिया था। लेकिन केविन फेगी इस भेदभाव में नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि अगर कोई कैरेक्टर जिसकी कोई पावरफुल स्टोरी है बताने को, तो ऑडियंस देखने आएगी। और ये जो सोच है ये उनकी रातों रात नहीं डेवलप हुई थी। उन्होंने ब्लेड की मूवी को ऑब्जर्व करा था। उस मूवी को मार्वल की मूवी के नाम पर मार्केट भी नहीं करा गया था, पर क्योंकि वो मूवी अच्छी थी, उसकी स्टोरी बढ़िया थी, तो लोगों ने उससे कनेक्ट करा और वो मूवी चल गई। और वो R-rated मूवी थी। और फिर वो मोमेंट आया जो सबकी जिंदगी में आता है। नहीं, मैं प्यूबर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बुरे वक्त। जब मार्वल ने अपने सारे A लिस्ट कैरेक्टर्स को अलग अलग स्टूडियोज को बेच दिया था, तब बारी आई कैप्टन अमेरिका और थॉर की, जिन्हें मार्वल WB और सोनी को बेचने जा रहा था। और अगर ऐसा हो जाता तो MCU कभी भी बन नहीं पाता। लेकिन तभी डेविड माइसेल इंटरफेयर करते हैं और इस डील को वहीं रोक देते हैं। अब डेविड माइसेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है MCU को इनिशियल स्टेज में सपोर्ट करने के लिए। वो प्रोड्यूसर रहे थे आयरन मैन 1 के, आयरन मैन 2 के और भी स्टार्टिंग की मूवीज के। तो डेविड माइसेल और केविन फेगी ने साथ मिलकर ही MCU का ग्राउंड प्रिपेयर करा था। और जो तुम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हो आयरन मैन 1 में, वो कोई मास्टर प्लान का पार्ट नहीं था। केविन फेगी ने वो बस डाल दिया था कि देखते हैं आके आखिर होता क्या है, क्योंकि जो हालत थी उससे ज्यादा तो बुरी नहीं हो सकती ना, तो देखा जाएगा। और फिर क्या हुआ वो तो पूरी दुनिया नहीं देखा। अब एक तरफ तो MCU धीरे धीरे अपने नए फैंस बना रहा था बहुत तेजी से, मगर बिहाइंड द सीन्स केविन फेगी क्रिएटिव कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि केविन फेगी के पास वो विजन था, बाकियों के पास नहीं था। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे। जो आयरन मैन 1 और 2 के डायरेक्टर हैं, उन्हें ये लग रहा था कि आयरन मैन 2 एक सेटअप है, वो कोई मच नीडेड सीक्वल नहीं लग रहा था। और जॉन को ये आओ सुपर हीरो जोड़े स्कीम कुछ समझ भी नहीं आ रही थी उस टाइम पर। साथ ही साथ जो मार्वल के CEO थे उस टाइम पर, उन्होंने ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल जैसी मूवीज का प्रोडक्शन ब्लॉक कर दिया था, ये कहते हुए कि इनकी ना तो मूवीज कोई देखेगा और ना ही इनके मर्चेंडाइज बिकेंगे। शायद वो कैप्टन मार्वल की बात कर रहे थे। इन सब से परेशान होकर केविन फेगी सीधे गए बॉब आइगर के पास और उन्होंने बोला कि क्या वो सही और क्या मैं गलत। अगर बात सिर्फ इतनी सी है ना, या तो वो या तो मैं। तो क्या बॉब ने अपने टोपिया यार का साइड लिया और इस तरह से केविन फेगी को उनको पूरा क्रिएटिव कंट्रोल MCU का मिल गया। तो अगर अभी भी तुमको ये समझ नहीं आया कि केविन फेगी एग्जैक्टली करते क्या हैं, तो ऐसे समझो कि MCU एक बहुत बड़ा बूफे है जहां बहुत सी अलग अलग डिशेस हैं जो कि अलग अलग शेफ्स ने बनाई हैं अपने यूनिक स्टाइल से, अपने यूनिक फ्लेवर्स और अपनी कुकिंग स्टाइल से। इसीलिए कुछ डिशेस मीठी हैं, कुछ स्पाइसी हैं और कुछ बासी हैं। लेकिन ये डिशेस मिक्स ना हो जाएं, और ये मेक श्योर करने के लिए ये सारी डिशेस एक ही बूफे का पार्ट है, इसीलिए एक हेड शेफ को रखा गया है जो कि है केविन फेगी, जो पूरा मेन्यू डिसाइड करते हैं, उसके फ्लेवर्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और मेन कोर्स भी डिसाइड करते हैं। हम हमेशा किसी एक को क्रेडिट देते हैं MCU की सक्सेस के लिए, कभी स्टैन ली, कभी केविन फेगी, कभी RDJ, बट बात ये नहीं है। ये एक टीम एफर्ट था, जैसे एवेंजर्स होते हैं। अगर केविन फेगी के पास उनकी तरह पैशनेट लोग नहीं होते तो शायद कभी MCU भी नहीं होता। और MCU ने सिर्फ हॉलीवुड पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट डाला है। अगर शायद MCU नहीं होता तो शायद कभी टाइगर और पठान एक मूवी में दिखते ही नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो अब मैं जा रहा हूँ अपना साबुन बदलने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला है कि सिडनी स्वीनी ने अपना नया साबुन निकाला है। अब अगर तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर क्यों एवेंजर्स डूम्सडे डिले हुई है, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कैसे मार्वल ने हॉकआई को वर्स्ट एवेंजर बना दिया है, तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।